हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है जीके सेक्शन पे। और वो प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में इधर रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम का वो यह एक काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है। अगर एक क्वेश्चन का आप यहाँ पे एनालिसिस देखते हैं तो लगभग लगभग आपके एक क्वेश्चन से यहाँ पे 10 क्वेश्चन का फर्क होगा। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज की तरफ से। तो एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन का पहला सेट, जिसमें पहला सेट का पहला क्वेश्चन बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी जो था उसका नाम क्या था। तो बिल क्लिंटन के द्वारा कौन सा ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, तो माई लाइफ। चलिए अब और भी कुछ ऑटोबायोग्राफी है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। माई कंट्री माई लाइफ, लालकृष्ण आडवाणी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। माई कंट्री माई लाइफ, लालकृष्ण आडवाणी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। बिकमिंग, मिशेल ओबामा। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ममता बनर्जी। जोसेफ एंटोन, सलमान रश्दी। माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चौहान वंश का किस शासक के द्वारा अजमेर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो वासुदेव थे। और चौहान वंश का जो अच्छे लीडर में नाम आता था उनका, वो अजय राज थे। और अजय राज के द्वारा ही अपनी राजधानी को अजमेर बनाया गया था। तो आइए चौहान वंश के बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस देखते हैं। तो चौहान वंश के संस्थापक, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, वासुदेव थे। और उसके अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। तो ये दो चीज आप लोगों को याद हो गया होगा, संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। उनके एक प्रमुख लीडर थे जिनका नाम विसल देव था या विग्रह देव चतुर्थ था। उसकी उनके द्वारा एक नाटक लिखी गई थी, हरि केली, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एक संस्कृत नाटक था। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। विसल देव या विग्रह देव चतुर्थ के द्वारा लिखा गया संस्कृत का नाटक हरि केली था। अब आइए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसको बोलते थे, तो जो पृथ्वीराज द्वितीय थे उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता था। जो आप लोग पढ़े होंगे कि तराइन का जो पहला युद्ध था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और एक तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, तो और अंतिम शासक का हम लोग क्या नाम पढ़े थे अभी, पृथ्वीराज तृतीय पढ़े थे। जिसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, जिसमें पहला का नाम जयानक था, जिसके द्वारा लिखा गया पुस्तक पृथ्वीराज विजय। और दूसरा चंद्रबरदाई थे, जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक पृथ्वीराज रासो था। तो याद रखिएगा, ये दोनों बुक काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। अब आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा गोल में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का डिमांड ये है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष आखिरी महीने में हुए थे। तो जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो नवंबर 1932 में हुआ था। तो चलिए हम लोग पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आखिरकार था क्या, क्या रीजन था गोलमेज सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने का। तो इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि 1930 में पूर्ण स्वराज के डिमांड के साथ साथ या फिर बहुत सारा मूवमेंट चल रहा था। ठीक है ना, 1920s में, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थे वो भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाहते थे, जिसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन को का ऑर्गेनाइज किए। और इस गोलमेज सम्मेलन में 7 सदस्य थे, और उन 7 सदस्य में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसीलिए भारत के लोगों के द्वारा इसका अपोज किया गया था। ठीक है, अब आइए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने कोई भागीदारी नहीं की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भागीदारी की थी, और कांग्रेस अपने तरफ से किसको भेजा था, लीडर बना करके गांधी जी को भेजा गया था। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो बी आर अम्बेडकर थे वो दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लगे, जिसे गांधी जी के द्वारा बहिष्कार किया गया और वहां से खाली हाथ लौट जाया गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, जिसका कांग्रेस द्वारा काफी बहिष्कार किया गया। एक बार और देख लेते हैं, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कौन कौन हिस्सा लिए थे। तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा हिस्सा लिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हिस्सा लिया गया, और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा हिस्सा लिया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के अलावा और कौन कौन थे, अम्बेडकर तो थे ही, और उनके अलावा एक महिला थी जिनका नाम सरोजिनी नायडू था, और एक मदन मोहन मालवीय थे। बी आर अम्बेडकर के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बेडकर के ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। और यही जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसी की वजह से फिर पूना पैक्ट भी हुआ था, और गांधी जी आमरण अनशन पे भी इसी यही सब डिमांड, कहीं ना कहीं स्रोत उसका यही डिमांड था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि साओ जाओ जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो साओ जाओ फेस्टिवल सबसे पहले जान लीजिए कि ये गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, और ये गोवा के किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, तो कैथोलिक ईसाई द्वारा मनाया जाता है। चलिए, गोवा के कुछ और फेस्टिवल है जिनका हम लोग नाम जानते हैं। सिग्मो फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल। जो सिग्मो फेस्टिवल होता है वो एकदम होली की तरह होता है। अब एसएससी में ये सब क्वेश्चन पूछने लगा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्योहार है जो होली के समय मनाया जाता है और होली की तरह ही मनाया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल। चलिए, तो गोवा के द्वारा हम लोग गोवा में मनाए जाने वाले फेस्टिवल, 3 फेस्टिवल देखें। पहला कौन था, साओ जाओ फेस्टिवल, जिसे कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा सिग्मो फेस्टिवल, और तीसरा सनबर्न फेस्टिवल। ये तीनों फेस्टिवल एग्जाम के विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए सवाल हैं। अब आइए, एक असम का फेस्टिवल है वांचुआ फेस्टिवल, वो असम का फेस्टिवल है। अब हम लोग कुछ अलग और भी फेस्टिवल देख लेते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा मनाया जाता है। जैसे
स्पुतनिक स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। और इसमें एक डांस फेमस है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा डांस है? वो मुखौटा डांस है। उसका नाम क्या है? वो मुखौटा डांस है, याद रखिएगा। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है और इसका फेमस डांस मुखौटा डांस। अब दो फेस्टिवल है जो काफी एग्जाम में कंफ्यूजिंग होता है, एक लोसार फेस्टिवल, एक लोसांग फेस्टिवल, इसलिए इस दोनों फेस्टिवल को हम लोग एक ही साथ लिख दिए हैं। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है तिब्बतियन बुद्धिज्म के द्वारा, और लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। अब आइए आगे, मकर विलक्कू त्योहार। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये प्रीवियस ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर में। अगर आप कंसेप्ट से किसी भी चीज को पढ़िएगा ना, तो आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मकर विलक्कू त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और सबको पता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरला में है। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद हो गया होगा आप लोगों को। तो और ये किस दिन मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो म से मकर विलक्कू और म से मकर संक्रांति, तो आप लोग कभी नहीं भुलाइएगा। ऐसे याद करने का छोटा मोटा हर लोग का एक ट्रिक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए आगे, एक है कचाई लेमन फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। और एक है माघी मेला, जो मुक्तसर पंजाब में मनाया जाता है। माघी मेला काफी एग्जाम में पूछता है, ये 13 जनवरी को मनाया जाता है मुक्तसर पंजाब में, ठीक है ना। और इसी दिन इसी के रात में यहाँ लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है पंजाब में। सबको पता होगा लोहरी फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? तो पंजाब का फेस्टिवल है। और वो कब मनाया जाता है? तो ये माघी मेला जो होता है उसी रात में 13 जनवरी की रात में मनाया जाता है। मतलब मकर संक्रांति के एक दिन पहले वाली जो रात होती है, उस दिन लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भारत में कितने से कम के सभी ऋणों को माइक्रो लोन कहा जाता है? तो ये नॉर्मल सा है, इसका आंसर है 1 लाख रुपया, ठीक है। भारत में 1 लाख रुपया से कम सारे जो लोन होते हैं उसको कौन सा लोन बोला जाता है? माइक्रो लोन बोला जाता है। इस पे हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें माइक्रो लोन क्या होता है, माइक्रो लोन क्या होता है, ओवरनाइट क्या होता है, ठीक है ना। ये इस सब सारे पे हम पूरा जो इकोनॉमिक्स का जो टर्म होता है ना, टर्मिनोलॉजी, उस सारे पे एक वीडियो बनाऊंगा, हम बनाएंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अभी इस चीज को याद रखिए कि भारत में देखिए, अभी हम इसमें साइंस के पोर्शन को उतने अच्छे से नहीं कवर किए हैं, और ये इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इस दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाना चाहिए। उस एक या दो वीडियो को लाएंगे ना, तो वो सारा आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने के लिए एक फरक्का संधि हस्ताक्षर किया गया था? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि फरक्का संधि कब हस्ताक्षर किया गया और किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया? तो फरक्का संधि 1996 में हस्ताक्षर किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो फरक्का कहाँ गिरता है? आप खुद से कॉमन सेंस से देख लीजिए, तो वो बांग्लादेश में ही जाता है। तो फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश। एक और इंडस एक ट्रीटी है, ठीक है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, ट्रीटी हुआ था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी पूछता है। ये किसके बीच में हुआ है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि 1960 में हुआ है, ठीक है। ये इसका इंडस वाटर ट्रीटी का ये याद रखिएगा कि कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदी जो है वो सीमा बनाती है। आप लोग इस चीज को भी याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी नदी सीमा बनाती है? तो 64 नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीजन बाई जो है वो किस कला शैली में उनके योगदान के लिए वो विश्व प्रसिद्ध है? तीजन बाई, तो तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पंडवानी लोक नृत्य से है, ठीक है, पंडवानी लोक नृत्य, ठीक है। तीजन बाई पंडवानी लोक नृत्य, तो पंडवानी कहाँ का है? जो है वो छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ का दो लोक नृत्य है, एक पंडवानी है, एक कपालिक है, दोनों आप लोग को याद रखना है, पंडवानी और कपालिक। पंडवानी और कपालिक कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। आप लोग इतना बार रिपीट करेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। तीजन बाई किस चीज से रिलेटेड है? तो पंडवानी से रिलेटेड है। और पंडवानी कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ से, और कपालिक भी छत्तीसगढ़ से। अब आइए कुछ लोक नृत्य और लोक संगीत हम लोग राजस्थान का देखते हैं। तो घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गंगौर, तेरह ताली, भवाई, ख्यार, मारू और लोटिया, ये सब जो है वो कहाँ के हैं? वो राजस्थान के हैं। फिर से रिकॉल करते हैं, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, गंगौर, तेरह ताली, भवाई, ख्याल, मारू, लोटिया, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। अब उड़ीसा का देखते हैं, छऊ, यात्रा, दसकठिया, कहाँ का है? उड़ीसा का है छऊ, यात्रा और दसकठिया। पश्चिम बंगाल का छऊ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों में छऊ होता है, और उड़ीसा में यात्रा होता है, पश्चिम बंगाल में यात्रा होता है। याद रखिएगा इस चीज को, लोक नृत्य। यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। और पश्चिम बंगाल का कहाँ है? यात्रा। और भटियाली, भटियाली क्या है? संगीत है। जैसे दसकठिया संगीत था उड़ीसा का, उस तरीके से भटियाली भी संगीत है पश्चिम बंगाल का। अब आइए मिजोरम, मिजोरम में बांस नृत्य होता है, इसको याद रखिएगा, मिजोरम बांस नृत्य हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और भुटिया डांस जो है वो कहाँ का है? वो सिक्किम का है भुटिया डांस। भुटिया डांस कहाँ का है? सिक्किम का है भुटिया डांस। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप लोग का। हाँ, ये मामल्लपुरम का जो तटीय मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो चलिए हम लोग मंदिर, कुछ मंदिर है जिसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये एग्जाम में आगे पीछे कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो मंदिर में है, पल्लव शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम, जो तमिलनाडु में महाबलीपुरम, और इसी महाबलीपुरम को मामल्लपुरम भी बोला जाता है। मामल्लपुरम में ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, और मामल्लपुरम में ही रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और रथ मंदिर की संख्या कितनी है? 7 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन बनवाया है? मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का स्वर्ण मंदिर
कौन बन रहा है? तमिलनाडु में है और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनवाया है? राजपूत शासक कृष्ण प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? पल्लव शासक के द्वारा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको सब पैगोडा भी कहते हैं, किसके द्वारा बनाया गया है? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। एक बार फिर से, सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, तमिलनाडु में। रथ मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, तमिलनाडु के हैं, ठीक है, वही पल्लव शासक है। एलोरा का कैलाश मंदिर राजपूत शासक कृष्ण प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव शासक। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया है। जिसे ही कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही सब पैगोडा भी बोलते हैं। एग्जाम में हमेशा पूछता है कोणार्क का सूर्य मंदिर की जगह पे सब पैगोडा का निर्माण कौन करवाया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड का मोत्सु त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पहले तो नागालैंड का जो मोत्सु त्योहार है वो आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा जनजाति के द्वारा? आओ जनजाति के द्वारा। तो मोत्सु त्योहार आओ जनजाति नागालैंड। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आओ जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो नागालैंड की जनजाति है। और ये जो त्योहार है वो दोस्ती का त्योहार है और ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। आओ जनजाति के द्वारा एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं तसुंगरे मोंग फेस्टिवल। तसुंगरे मोंग फेस्टिवल, ठीक है, तसुंगरे मोंग उत्सव, जो एक प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आओ जनजाति के द्वारा प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल, प्री हार्वेस्ट के टाइम पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो तसुंगरे मोंग उत्सव, तसुंगरे मोंग उत्सव, ठीक है, तसुंगरे मोंग उत्सव, ठीक है। और ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए कुछ और जनजाति के द्वारा वो देख लेते हैं। बोडो जनजाति के द्वारा असम में बैसागु महोत्सव मनाया जाता है। बैसागु महोत्सव कौन मनाता है? बोडो जनजाति। कहाँ बनाता है? असम में। और असम में ही बिहू मनाया जाता है। असम में ही अंबुबाची मेला भी लगता है और असम में ही कामाख्या मंदिर भी है, ठीक है। जो अंबुबाची मेला होता है, अंबुबाची त्योहार होता है, कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का होता है। और ये कहाँ लगता है? तो कामाख्या मंदिर में लगता है, ठीक है। और कब लगता है? तो जून में लगता है। हम आप लोग को इतना बता रहे हैं क्योंकि अब एसएससी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ रहा है जो बच्चे को थोड़ा अटपटा लगे, ठीक है। तो इसीलिए कामाख्या मंदिर में जून में अंबुबाची मेला मनाया जाता है। 4 दिनों की फेस्टिवल है, 4 दिनों के लिए। और यहाँ बिहू भी असम में ही मनाया जाता है, बैसागु भी असम में ही मनाया जाता है। लेकिन बैसागु महोत्सव कौन मनाता है? तो बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अब ये असम में ही कुछ और फेस्टिवल है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। दिहांग पटकाई फेस्टिवल, मजूली त्योहार और टी फेस्टिवल। ये 6 फेस्टिवल है जो असम में मनाया जाता है। असम में 6 फेस्टिवल कौन कौन? तो बैसागु महोत्सव, बिहू, अंबुबाची त्योहार, दिहांग पटकाई, मजूली त्योहार और टी फेस्टिवल। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल और सोहराई मनाया जाता है। हो जनजाति के द्वारा माथा नृत्य होता है और उराव जनजाति के द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो वित्त आयोग कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग का जो पहला अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनके सिंह थे। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के वो कौन है? 16th जो बनाए हैं वो कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कैवा था? ठीक है, चलिए तो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में, इसमें 2022 के बारे में पूछा गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग 2023 का देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। इसके 4 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी किसी के बच्चा को देखते हैं कि उम्र काफी हो गया लेकिन उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसको चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसका वेट होता है काफी कम होता है, मतलब माल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं, नहीं देखते हैं बच्चा जो एकदम पूरा पेट सिकुड़ा हुआ है, पूरा हड्डी दिख रहा है, उसी को चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। और फिर चाइल्ड मोर्टालिटी। तो ये 4 इंडिकेटर है ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स के लिए। अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी, जिसमें भारत का जो पोजीशन है वो 111वां है और पाकिस्तान का पोजीशन है 102वां है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि पाकिस्तान भारत से बेहतर है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज में अब कितना सच्चाई है उनको नहीं पता है, लेकिन ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स के द्वारा हम लोग को ये मानना है कि पाकिस्तान का स्थिति ग्लोबल हंगर में भारत से बेहतर है। 102 तभी वो आपको नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। चलिए अब आते हैं अगले